शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मनोविज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है मन की पाठशाला। और ये श्रृंखला अब से आपको रोज़ शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में मिलेगी। मनोविज्ञान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवल एक विषय की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी भी नौकरी के कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस समय इनकी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो इसे केवल एक बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मत लीजिए, बल्कि इसे आगे की तैयारी की दृष्टि से भी तैयार कीजिए और इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करके अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं मनोविज्ञान संबंधी परीक्षाओं में। चाहे वे परीक्षाएं आपकी सीटेट हो, चाहे आपकी रीट हो, चाहे आपका यूपीटेट हो, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी या कुछ भी इस तरह का शैक्षिक आपका एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार की भर्ती का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में मनोविज्ञान से संबंधित इन प्रश्नों का समावेश होता ही है। इसके अलावा इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को भी अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से नया आकार दे सकते हैं। और व्यक्तित्व को जब हम एक नए रूप में प्रतिबिंबित करते हैं, तो ये केवल न हमारे लिए लाभदायक होता है, बल्कि जब आप किसी नौकरी का इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बेहतर ढंग से लोगों को दिखाई देता है। आप अपने आप को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर जो है वो विकसित होने लगता है। इसलिए भी मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है और इन प्रश्नों की श्रृंखला को समझना भी आवश्यक है, ताकि हम मनोविज्ञान में और बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, समझ सकें चीज़ों को। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं मन की पाठशाला। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियोस मैं आपको भेजूँगी, ये सभी शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स चैनल पर मिल सकते हैं। आपको यूट्यूब पर आप इसी चैनल के नाम से इन्हें सर्च कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका बेल आइकन दबा करके। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आने लगेंगे। जैसे कई बार अगर आपको यूट्यूब सर्च में नहीं मिल पा रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए भी इसके वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा मन की पाठशाला का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राय यह देखा गया है कि विकलांग व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अधिक प्रवीण होते हैं। एडलर के अनुसार इसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं? क्या ये व्याख्या आंगिक हीनता के रूप में होगी, उत्कृष्टता की कोशिश के रूप में होगी, जीवन शैली के रूप में होगी, या दोषपूर्ण जीवन शैली का विकास होता है इस रूप में होगी? देखिए, विकलांग व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अधिक प्रवीण होते हैं। ये तो हम सभी देखते हैं कि जिनके जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिनके पास आंगिक कोई हीनता होती है, तो वो किसी न अन्य क्षेत्र में जो है वो प्रवीण हो सकते हैं। चाहे वो बुद्धि के क्षेत्र में प्रवीण हों, या अपना कोई रोजगार करने में, किसी कार्य को करने में वो अधिक प्रवीण हों। और ऐसा देखा गया है कि वे किसी न किसी कार्य में प्रवीण होते हैं। और जो एडलर हैं, एडलर ने व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें कि हीनता की बात वो करते हैं। वो बताते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर जो हीन ग्रंथि है, प्रत्येक व्यक्ति में एक हीन ग्रंथि होती है, और जब व्यक्ति के अंदर हीन ग्रंथि होती है तो वह व्यक्ति हीनता का अनुभव करता है, और जब उसके अंदर किसी प्रकार की हीनता का भाव विकसित होने लगता है, तो वह उत्कृष्टता, श्रेष्ठता पाने की कोशिश करता है। और इसी श्रेष्ठता पाने की कोशिश को ही वो अभिप्रेरण का नाम भी देते हैं। तो एडलर के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारे चारों ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन को सही माना जा सकता है, तो वो है आंगिक हीनता के रूप में।
ठीक है। तो विकलांग व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में प्रवीण होते हैं। इसकी व्याख्या कैसे करी जा सकती है एडलर के द्वारा? तो एडलर करते हैं आंगिकहीनता के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एडलर के अनुसार किन परिस्थितियों में व्यक्ति में हीनता का भाव विकसित होता है? निम्न में से किसे उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते? देखिए एडलर ये तो कहते हैं कि व्यक्ति में हीनता का भाव विकसित होता है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हीनता का भाव विकसित होगा? तो यहां हमें 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। आंगिकहीनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, तिरस्कार या दोषपूर्ण जीवन शैली। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हीनता का विकास विकसित करने वाली परिस्थितियां हमको नहीं देखनी, हमको वो परिस्थिति देखनी है जिसमें हीनता का विकास नहीं हो रहा। तो यहां आंगिकहीनता अगर किसी के अंदर है तो उसमें हीनता का विकास तो हो ही सकता है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया जाए, अपमानित किया जाए, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दोषपूर्ण जीवन शैली अगर किसी व्यक्ति की है तो निश्चित रूप से उसमें कुंठा का भाव विकसित होगा, क्योंकि वो अपनी दोषपूर्ण जीवन शैली की वजह से बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करेगा, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कुंठा का भाव आने लगेगा, हीनता का भाव आने लगेगा। यहाँ अत्यधिक लाड़ प्यार ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हीनता का कोई भाव विकसित नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि किसी को लाड़ प्यार अगर देते हैं तो वो लाड़ प्यार से बिगड़ सकता है, वो गलत आदतें सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर हीनता नहीं आएगी कि मुझे इतना ज़्यादा लाड़ प्यार क्यों किया गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा अत्यधिक लाड़ प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि एडलर के अनुसार व्यक्तियों के अभिप्रेरण की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या होती है उत्कृष्टता की कोशिश द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, पुरुषोचित विरोध द्वारा या आंगिकहीनता द्वारा। तो ध्यान दीजिए, एडलर के अनुसार व्यक्तियों में जो अभिप्रेरण होता है, वो मैंने अभी अभी बताया आपको कि व्यक्तियों में अभिप्रेरण जो होता है, क्योंकि उनके अंदर हीनता की भावना आने लगती है, तो हीनता का भाव जब जब विकसित होता है, व्यक्ति क्या करेगा? श्रेष्ठता पाने की कोशिश करेगा, उत्कृष्टता पाने की कोशिश करेगा, और इसी के कारण वो अभिप्रेरित भी होगा। तो एडलर कहते हैं कि उत्कृष्टता की कोशिश के द्वारा ही अभिप्रेरण होता है। तो उसकी वैज्ञानिक व्याख्या एडलर किस रूप में कर रहे हैं? उत्कृष्टता की कोशिश के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का विरोध या इच्छा शक्ति या आंगिकहीनता द्वारा अभिप्रेरण की व्याख्या नहीं होती है उस एडलर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवन शैली किसे कहते हैं? यह एक तरह की शैली है जिसके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है। यह शील गुणों, व्यवहारों व आदतों का एक पैटर्न है जो एक साथ मिलकर यह तय करता है कि व्यक्ति अपने जिंदगी के लक्ष्यों पर कैसे पहुंचेगा। यह पूर्वानुमान लगाने का है साधन, पर पूर्वानुमान लगा पाती है कि व्यक्ति अनुरूप परिस्थिति में किस प्रकार का ढंग का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। या यह एक शैली है जो व्यक्ति की पिछली अनुभूतियों को इकट्ठा करके उसको एक निश्चित ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका? देखिए, जीवन शैली जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से निर्मित होती है। ठीक है भाई, या कह लीजिए जीवन शैली से व्यक्तित्व निर्मित होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जो व्यक्तित्व है वो शील गुण, व्यवहार और आदतों का एक पैटर्न होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही हमारे शील गुण का समावेश होता है, व्यवहार का समावेश होता है, हमारी आदतों का समावेश होता है, और यही मिलकर हमें तय करेंगे कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जीवन शैली अगर हम बात करते हैं तो सही ऑप्शन हमारा होना चाहिए द्वितीय। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए कि यह शील गुणों, व्यवहारों और आदतों का एक पैटर्न है जो एक साथ मिलकर यह तय करता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी के लक्ष्यों पर कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ना तो केवल व्यवहार से हम जीवन शैली को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष हो गया। ऐसे ही कि अमुक परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, ये भी एक केवल एक पक्ष इससे पता चल रहा है हमको। और अनुभूतियों की बात करें, अनुभवों की बात करें, तो ये भी एक पक्ष को ही दिखा रहा है।
पूर्ण रूप से अगर हम जीवन शैली को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शील, गुण, व्यवहार, आदत तीनों की बात करनी पड़ेगी। चलिए, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं आपके मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषणवाद ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सभी बच्चों को ये बात अच्छे से वैसे पता होनी चाहिए, क्वेश्चन भी है हमारा नेक्स्ट। शैशवकालीन कामुकता के विषय में बताया गया है। किसने बताया है शैशवकालीन कामुकता के विषय में? फ्राइड ने, गाल्टन ने, मरे ने या रॉस ने? तो देखिए, जब कामुकता शब्द कहीं पर भी आएगा, लिंग संबंधी शब्द कहीं पर भी आएगा और व्यक्तित्व की बात हो रही है, व्यक्तित्व से संबंधित बात हो रही है, तो हमेशा जो मनोविश्लेषणवादी हैं हमारे सिगमंड फ्राइड, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, केवल फ्राइड ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में कामुकता की बात की, लिंग की बात की। ठीक है, उन्होंने लैंगिक विकास के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण की बात की है। तो यहाँ शैशवकालीन कामुकता के विषय में किसने बताया है? फ्राइड ने बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिगमंड फ्राइड के हिसाब से ही अब हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का, लैंगिक सिद्धांत है, लैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है व्यक्ति के 5 अवस्थाओं को बताया है कि लैंगिक विकास के लिए 5 अवस्थाएं जो हैं होती हैं, जो कि व्यक्तित्व के मनोकामुक सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण है। मतलब मनोकामुक जो उत्पत्ति है व्यक्तित्व की, वो इसी के द्वारा होती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मुखीय दंशन अवस्था का समय है 6 माह से 18 माह, 5 माह से 17 माह, 4 माह से 16 माह या 3 माह से 15 माह। तो देखिए, मुखीय अवस्था जो होती है इसके 2 भाग होते हैं। मुखीय अवस्था यानी ओरल स्टेज, मैंने अभी अभी बताया कि सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। ओरल स्टेज जिसे हम मुखीय अवस्था कहते हैं, एनल स्टेज जिसे गुदी अवस्था कहते हैं, फैलिक स्टेज जिसे लैंगिक अवस्था कहते हैं, लेटेंसी स्टेज जिसे सुप्तावस्था कहते हैं, जेनिटल स्टेज जिसे हम जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। इनमें सबसे पहली अवस्था है ओरल स्टेज, मुखीय अवस्था, जहाँ जो बालक है, जो शिशु है, वो अपने मुख से किसी भी चीज़ को सक करके, चूस कर या किसी भी चीज़ को काट कर, पकड़ कर सुख की अनुभूति करता है। तो मुखीय अवस्था की 2 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। एक मुखीय चूषण अवस्था जिसको हम ओरल सकिंग स्टेज कहते हैं, दूसरी मुखीय दंशन अवस्था जिसको हम ओरल बाइटिंग स्टेज कहते हैं। और जो हमारी पहली अवस्था है ओरल सकिंग स्टेज, ये अवस्था हमारी जन्म से लेकर लगभग 8 महीने तक रहती है। और जो ओरल बाइटिंग स्टेज है, ये अवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है काटने की कोशिश करता है, चीज़ों को मुंह में देता है, काटता है, पकड़ता है चीज़ों को, है ना। तो ये जो अवस्था है ये आती है 6 माह से 18 माह तक। ठीक है, 6 माह से 18 माह तक की अवस्था में बच्चा मुखीय दंशन की अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुदा निष्कासन अवस्था होती है। देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत हमारी पहली अवस्था मैंने बताई ओरल स्टेज होती है, दूसरी अवस्था होती है एनल स्टेज, और एनल स्टेज को ही हम कहते हैं गुदीय अवस्था। तो जो हमारी गुदीय अवस्था है इसके भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, इस समय बच्चा मलमूत्र जो त्याग है उसके द्वारा सुख की प्राप्ति करता है। तो गुदीय अवस्था में भी 2 स्थितियां हैं, एक गुदा निष्कासन अवस्था है और दूसरी गुदा अवधारण अवस्था है। ठीक है, तो गुदा निष्कासन अवस्था में यानी एनल एक्सपल्सिव स्टेज जो होती है, इसमें बालक जो है सुख की प्राप्ति मलमूत्र निष्कासन के द्वारा करता है। और गुदा अवधारण अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा जो नियंत्रण है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो जाती है, तो वो नियंत्रण करना सीख जाता है अपनी मलमूत्र की जो गतिविधियां हैं उनका, और इसके सामाजिक महत्व को भी समझने लगता है। ठीक है, तो यहाँ गुदा निष्कासन अवस्था की बात हो रही है, एनल एक्सपल्सिव स्टेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये अवस्था होती है 8 महीने से 3 वर्ष तक।
8 महीने से 3 वर्ष तक बालक जो होता है वो गुदा निष्कासन की अवस्था के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुदा अवधारणा अवस्था कब तक होती है? तो ये मैंने अभी बताया कि गुदा निष्कासन में क्या करता है, मलमूत्र त्याग करके सुख की प्राप्ति, ठीक है, उसके द्वारा सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, सुख का अनुभव करता है। गुदा अवधारण अवस्था में क्या करता है, उसको नियंत्रित करना सीख जाता है और उसके सामाजिक महत्व को भी समझने लगता है और इसके द्वारा एक संवेगात्मक अनुभव उसको सुख का होने लगता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था उसकी होती है 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, तो गुदा अवधारण अवस्था कब तक होती है? 1 वर्ष से 4 वर्ष तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था में बालक लिंग भेद को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं? तो पहला ऑप्शन गुदी अवस्था में, दूसरा है शैशव काल अवस्था में, तीसरा है आपका लैंगिक अवस्था में, या चौथा है जनेंद्रिय अवस्था में। तो कौन सी अवस्था में बालक लिंग भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं? तो ये अवस्था जो होती है आपकी, इस अवस्था को हम कह सकते हैं, देखिए पहली बात तो मैंने अभी बताया आपको, लैंगिक अवस्था जो आपकी होती है ना, इस अवस्था में बच्चे के अंदर लिंग का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब बच्चे में लिंग का विकास शुरू हो जाएगा तो वो अवस्था कौन सी होगी जिसमें लिंग भेद उसको समझ में आने लगेगा? तो वो कहलाएगा लैंगिक अवस्था। मतलब ये क्वेश्चन तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आपको लिंग से ही सीधे सीधे आप जोड़ करके उसके उत्तर को पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनेंद्रिय अवस्था कब से कब तक होती है? देखिए ये सबसे लास्ट स्टेज होती है और ये किशोरावस्था के समय का जो है अवधि होती है। और इस अवस्था तक आते आते बच्चे के अंदर जो मानसिक शारीरिक विकास है उसके साथ उसका लैंगिक विकास भी पूर्ण हो चुका होता है। तो इस अवस्था में बालक जो है वो काफ़ी हद तक अपने जो जैनेंद्रिय विकास है उसके परिचित हो जाता है, उसको ये पता होता है इन सब बातों के बारे में, वो जानता है, जानकारी रखता है। तो अब वो जो बालक है इस अवस्था में बड़े आराम से वो अपने आप को यौन जो रुचियां हैं उनकी तरफ वो आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं वे बहुत अच्छे से लिंग भेद को समझ चुके होते हैं। ठीक है, और उनमें एक जो विपरीत लिंग आकर्षण है वो भी विकसित होने लगता है। ठीक, इससे पहले बालक इतना एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण उतना नहीं होता, लेकिन इस एज में जाकर ये आकर्षण बढ़ जाता है। चलिए, तो ये हमारा हुआ फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से कुछ प्रश्नों का क्रम, जिनमें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जनेंद्रिय अवस्था जो है वो उसका उत्तर और मैं आपको दे दूं कि जनेंद्रिय अवस्था कब से कब तक होती है? तो ये होती है आपकी 12 से 20 वर्ष तक। ठीक है, कब से मैंने अभी बताया किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था कब से कब तक रहेगी हमारी? 12 से 20 वर्ष तक, लगभग फ्राइड के हिसाब से, है ना, फ्राइड के अनुसार 12 से 20 वर्ष तक की अवस्था को हम जनेंद्रिय अवस्था के अंतर्गत मान सकते हैं। तो यहाँ हमारे जो है हमने कुछ प्रश्न किए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। आगे मैं इससे ज़्यादा संख्या में प्रश्न लाने का प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको हर प्रश्न को बेहतर ढंग से समझा पाऊं। वीडियो देख के इसको अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए आगे के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।